स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस अगेन। और क्लास 10th वाले बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है। अब जैसा कि आरबीएससी अभी बताने वाला है कि एग्ज़ाम का क्या रहेगा आपका, तो होप्स हो कि कुछ अच्छा ही हो। ठीक है। और सेकंड थिंग ये कि यार आप लोगों को मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि कोई भी जैसा क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए। और साथ में आप ये सब वीडियोस तो देख ही रहे हैं, और अगर आपको कोई और जैसे कोई टॉपिक की स्पेशल आपको वीडियो चाहिए या फिर आपको उसके बारे में पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। वी विल डिसाइड इट। सो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, ब्रीदिंग की। हमने पिछली वीडियो में क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कवर किया था। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स हमने कवर कर लिया था। उसमें होने वाली डाइजेशन वगैरह हमने कवर कर ली। ठीक है। अब हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है। तो यानी कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है, यानी दोनों में फ़र्क है क्या, या फिर दोनों एक ही बात है। ठीक है, यानी कि इसकी बात करेंगे। तो अब ब्रीदिंग क्या है एक्चुअल में? तो ब्रीदिंग जो है ये एक बस प्रोसेस है बाय विच, जिसकी वजह से फ्रेश एयर इज टेकन इन और जो CO2 रिच एयर होगी एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, यानी कि यार हवा जो है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ठीक है, बस इतना ही, इसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूछे कि ब्रीदिंग क्या है तो आपको बस इतना ही लिखना है कि द प्रोसेस बाय विच, लिख सकते हैं आप, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनसाइड द बॉडी, oxygen rich air is taken inside the body of an organism and carbon dioxide rich air is expelled out from the body is called breathing। तो ये आपका ब्रीदिंग वाला जस्ट स्टेटमेंट यानी कि डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब देखो, हम देख रहे हैं कि यार रेस्पिरेशन है कुछ। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होगा? तो रेस्पिरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि यार हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को भैया चाहिए एनर्जी। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी हुई। अब इसको एनर्जी चाहिए। ठीक है जी। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी इसको? प्लांट से मिलेगी। तो प्लांट्स ने चलो इसको एनर्जी भी दे दी। ठीक है, अब हमने यूँ कहा कि यार हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो यानी कि इसको अंदर से भी बनानी पड़ेगी। तो ये तो बाहर से इसने फूड दिया है ना, फूड के अंदर एनर्जी होगी। तो अब लेकिन डायरेक्टली एनर्जी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो इसको कैसे मिलेगी? तो हमने कहा कि हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन, और ये सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एनर्जी का रिलीज करवाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर आपको पूछे कि भाई ये रेस्पिरेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे कि इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्लांट से जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि न्यूट्रिएंट्स जो हमने प्लांट से लिए हैं, ठीक है, प्लांट से लिए हैं, अब उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने के बाद में, अच्छा ये बताओ कि ऑक्सीडेशन होगा कहाँ पे? सेल्स में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी हमने बॉडी सेल्स की बात की है तो हमने क्या कहा? ऑक्सीडेशन होगा, और कहाँ होगा? सेल्स के अंदर। और रिलीज होगी एनर्जी। ऑक्सीडेशन क्यों होगा? क्या रिलीज करने के लिए? एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है जी, एनर्जी रिलीज भी हो गई। अब करना क्या है एनर्जी का? वर्क करवाना है यार एनर्जी से। ठीक है, एनर्जी क्यों चाहिए हमें? वर्क के लिए। ठीक है, अब हमने यूँ कहा कि भैया ये जो है
हर बॉडी के सेल में, यानी कि हर बॉडी के हर सेल के अंदर ये वाला प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीडेशन है न्यूट्रिएंट्स का, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिल जाती है। तो हमने ऊपर से जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ग्लूकोज प्लस उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है, जो हम सांस ले रहे हैं, वो जब सेल के पास पहुंचेगी तो सेल रिलीज करेगा CO2, दैट इज नॉन एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या कर देगा, वो वाटर रिलीज कर देगा। ठीक है, तो यानी जो ये यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी ये हमारे यूटिलाइजेशन में काम आएगी कि भैया बॉडी को जो भी काम करना है वो इसकी मदद से कर लेगी। ठीक है, तो ये था ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें देखो हमने एक स्टेटमेंट इन्वॉल्व की है कि इट इज़ द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व है, हमने बात कर ली अभी। टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मेनली किसके इनटेक की वजह से है ये सारा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये जो है किसकी इनटेक की वजह से है, ऑक्सीजन के इनटेक की वजह से। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली यहाँ पे। अब हमने कहा कि यार रिलीज क्या करेगा, तो रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। रिलीज क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि मेन इसमें ऑक्सीडेशन ही है। चाहे हम कैसे भी स्टेटमेंट को दें, कैसे भी डेफिनेशन को दें, यानी कि उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ऑक्सीडेशन हमारा, जब भी रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये बोल रहा है कि यार गैसियस एक्सचेंज कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। कि भैया ऑक्सीजन O2 जो है बॉडी के अंदर जाए पहले तो, ठीक है, बॉडी से फिर वो कहाँ पे जाए, टिश्यूज़ तक। ठीक है, यानी सारे सेल्स को मिल जाए, एक्चुअली सारे सेल्स को मिलना जरूरी है, इसी के लिए हम सारा प्रोसेस करवा रहे हैं। अब सेल जो CO2 रिलीज करेंगे वो बॉडी से बाहर वापस इसी पाथवे से निकाल दी जाएगी। अब हमने कहा कि ब्रेकडाउन ऑफ सिंपलर फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेलुलर, इनसाइड द बॉडी होना चाहिए वैसे। ठीक है, यानी इनसाइड द बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्चुअल में ये ब्रेकडाउन है फूड का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूको बाय वेरियस पाथवेज। अब हमारे पास देखो जी ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक टाइप की शुगर है। ठीक है, अब देखो कि प्लांट से हमने जो फूड लिया है उसको हम क्या करेंगे कि उसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है C6H12O6 हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखो जब साइटोप्लाज्म के अंदर बात आएगी, साइटोप्लाज्म में हमारे पास रिलीज हो रहा है पायरुविक एसिड और एनर्जी। साइटो मीन्स क्या होता है, सेल। साइटो का मतलब क्या है, सेल, और प्लाज्म का मतलब क्या है, फ्लूइड। तो यानी कि सेल का जो फ्लूइड है वो क्या रिलीज करवा रहा है, पायरुविक एसिड और एनर्जी। यानी सेल के फ्लूइड के अंदर जो ग्लूकोज है उसमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ है उसकी वजह से पायरुविक एसिड और एनर्जी बनी, मान लो। अब पायरुविक एसिड और एनर्जी जो है अगर हुई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे क्या हुई, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई तो हम क्या देखेंगे कि वहां पे भैया इथेनॉल बन गया, अल्कोहल बन गया है। ठीक है, यानी ऑल जिसके पीछे आ जाए उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल का प्रोडक्शन हो गया, CO2 तो रिलीज होगी, एनर्जी चलो ठीक है यहाँ पे थोड़ी रिलीज हो गई है। अब हमने कहा कि यार ये कौन सा प्रोसेस आ गया, तो हम बताएंगे कि यार जब अल्कोहल वगैरह प्रोडक्शन होता है अल्कोहल का, तो हम बोलते हैं कि यार फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है कोई। ठीक है, ये फर्मेंटेशन क्या है, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एथेनॉल। बस यही बात है कि पायरुविक एसिड को इथेनॉल और साथ में CO2 और एनर्जी तो है ही, ये ईस्ट की मदद से अगर कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्जन हो जाए इसका, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यानी कि हमने फर्मेंटेशन की बात कर ली कि भैया फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर ये पायरुविक एसिड जो है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि यार जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो, जब क्या हो, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो मसल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि एग्जांपल ले सकते हैं हम
कि यार आप लोग जैसे देखते होंगे कि कोई इमरजेंसी हो जाती है किसी को, तो वो कुछ नहीं देखता, यानी कि उसको पता नहीं होता कि यार मैंने 4-5 घंटे से खाना नहीं खाया है, मेरे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अभी जब मैं इमरजेंसी वर्क में जा रहा हूँ, तो बट उस इमरजेंसी वर्क में तो वो नहीं कर सकता ना वो काम। तो हमने कहा कि यार उस टाइम जब मान लो कि कोई व्यक्ति जैसे बहुत एक तो स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर कोई ऐसा वर्क कर रहा है जिसमें एयर जो है वो सफिशिएंटली पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो हमने कहा कि भैया O2 की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है लेकिन बॉडी सेल्स के पास वो कम है। तो इस रीज़न में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इस पॉइंट को कि भैया इसका कारण है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अगर मसल्स के पास पहुंचेगी, अगर सेल्स के पास पहुंचेगी, तो सेल तो वर्क ही नहीं कर पाएंगे ना, यानी एनर्जी कैसे रिलीज होगी। अब उस चक्कर में लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ये जो लैक्टिक एसिड है ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में पायरुविक एसिड और एनर्जी से कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो यानी पायरुविक एसिड जो है अब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो हमने कहा कि यार अकोमोलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल फैटिग। अब ये मसल फैटिग भी कर देता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जम जाता है, बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो मसल फैटिग होती है। इट अकर्स आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज, रिगरस एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा हो सकता है। तो अब दूसरी बात ये कि रिगरस एक्सरसाइज हो गई, लेकिन अब कोई इमरजेंसी वर्क हो गया जिसमें आपके पास एनर्जी नहीं है, अब आपकी बॉडी तो एनर्जी चाहिएगी ना उसको, तो सेल्स को तो एनर्जी चाहिएगी। सेल क्या करेंगे, बॉडी के अंदर से उस एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे किसी न किसी प्रोडक्ट को तोड़ के, ठीक है, प्रोडक्ट या फिर हमने कहा कि स्टोरेज जो हमने हमारी बॉडी ने कर रखा था एनर्जी के तौर पे कि इमरजेंसी वर्क में काम आएगी, उसका जो होगा ब्रेकडाउन होगा और उसकी वजह से भी वहाँ पे लैक्टिक एसिड का जमा हो सकता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यार जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं जी, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, सेल का ये पावर हाउस है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नॉर्मल रेस्पिरेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, और ये ह्यूमन के अंदर नॉर्मल होती है कि CO2 प्लस वाटर और साथ में उसके एनर्जी जो कि रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को प्लीज़ मेंशन कर लीजिएगा एज पॉइंट्स। आप जितना अच्छे से लिखेंगे उतना ही आपको मतलब मार्क्स में भी और सब चीज़ में अच्छे से लर्न करने में भी अच्छा रहेगा, मतलब, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो यार 2 टाइप का है। रेस्पिरेशन कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। तो 2 टाइप का है अगर रेस्पिरेशन, तो हमने कहा कि उसमें एक तो है एरोबिक एंड सेकंड इज अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि भैया एरोबिक का मतलब होता है एक तो देखो O2 की प्रेजेंस, ठीक है, और अनएरोबिक का मतलब क्या होता है, O2 यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो पहले बात हम ये कर रहे हैं कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होती है और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होती है। अब हमने कहा कि ये तो होगी भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकती है, ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसके, तो अभी अभी जस्ट हमने बात की थी कि CO2 और H2O जो है वो एंड प्रोडक्ट है इसके, लेकिन इसके अंदर एंड प्रोडक्ट अल्कोहल भी हो सकता है, लैक्टिक एसिड भी हो सकता है अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो, ठीक है। अब देखो एनर्जी की बात जब करेंगे तो भैया रेस्पिरेशन जो है एरोबिक वाली, उसके अंदर एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगी, ठीक है। कितना ATP, 38 ATP। सर ये ATP क्या है, तो ATP क्या है, एडिनोसाइन ट्राइओस है, ठीक है। ATP एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। एनर्जी करेंसी अगर आपको जैसे एक वर्ड के अंदर इसको थोड़ा सा एक लाइन के अंदर करना हो डिफाइन, तो हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एनर्जी करेंसी है तो यानी कि इसी से ही तो एनर्जी होगी ना, मतलब सेल जो है यूटिलाइज बाद में अपनी बॉडी में जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी हम क्या खर्च करेंगे, ATP खर्च करेंगे और अपना वर्क को पूरा करेंगे,
तो ये हमने बात कर ली एटीपी की। अब मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज 38 एटीपी, ठीक है, 38 एटीपी इसमें रिलीज होंगे और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कम एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज अबाउट 2 एटीपी, ठीक है। ओनली एंड ओनली यहाँ पे 2 एटीपी हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पे एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अब देखो हम यहाँ पे अब बात करेंगे स्टार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि यार रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पढ़ना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। तो यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसमें हमने बात की पासेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि बाहर से जो एयर है, ऑक्सीजन मान ली हमने एक तरह से, ठीक है, एयर तो फ्रेश एयर होगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। तो ये ऑक्सीजन जो है नोस्ट्रिल सबसे पहला है जिसके अंदर ये एंटर करेगी, नोस्ट्रिल के बाद नेजल पासेज आएगा, नेजल पासेज के बाद नेजल कैविटी आएगी, उसके बाद फेरिक्स आएगा। फेरिक्स क्या है सर? फेरिक्स है कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। ये हमने अभी पिछली वीडियो में बात की थी, तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देखें, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यार फेरिक्स के बाद लैरिक्स में, लैरिक्स क्या था? लैरिक्स था सर साउंड बॉक्स, लैरिक्स क्या था? साउंड बॉक्स था, ठीक है। अब देखो ट्रैकिया जो है ये लैरिक्स के जस्ट बाद आता है, तो ट्रैकिया क्या है? ये विंड पाइप कहलाती है, ट्रैकिया क्या कहलाती है? हमारी विंड पाइप। और हमने ये पाइप वाली बात एक डाइजेशन में भी, न्यूट्रिशन में भी की थी, और उसको हमने बोला था फूड पाइप, इसोफेगस, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर द पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट्स जितना रिमेंबर होंगे, तुम्हें याद होंगे तुम्हें, उतना ही तुम्हारे लिए उस क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ आई रिकमेंड कि पॉइंट्स में ही सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है, और इससे आपकी नॉलेज में भी थोड़ा इंक्रीमेंट आएगा। और सेकंड थिंग कि यार आप लोग थोड़ा सा ऐसे सोच पाएंगे कि हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन हम जब पैराग्राफ में लिखते हैं उस टाइम हमें खुद को ही पता नहीं रहता कि यार हमने लिख क्या दिया, इसमें पॉइंट्स होगा तो हमें अच्छे से पता लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो बाद में आगे जाके भी तुम्हें काम आएंगे। तो अब देखो ट्रैकिया के जस्ट बाद में आता है हमारा ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई, ठीक है। तो ब्रोंकाई जो है अब डिवाइड हो जाती है बाद में ब्रोंकियोल्स के अंदर। ब्रोंकियोल्स के बाद हम कहते हैं कि चलो ये लंग्स में एंटर कर गई, लंग्स में एंटर करते ही ये डिवाइड होगी ब्रोंकियोल्स के अंदर। ब्रोंकियोल्स के बाद ये जो लास्ट हमारा एल्वियोलर सैक आता है, एल्वियोलर सैक, यही होता है मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ये क्या होती है सर? तो एल्वियोलाई की जब हम बात करेंगे तो हम ये मेंशन करेंगे इसमें कि भैया एल्वियोलाई जो है ना, ये एक तरह से ग्रेप लाइक क्लस्टर है, एक एयर सैक का, छोटे से एयर सैक का थोड़ा सा क्लस्टर है ये, हम इसको ग्रेप शेप लाइक बोल सकते हैं, ठीक है, गुच्छा टाइप है ये, ठीक है। तो एल्वियोलाई जो है ये एक्चुअल में करती क्या है? ये एक ऐसे पाउच है जो कि एयर सैक्स लाइक होते हैं, ठीक है, और यानी कि किसके एंड पे? ब्रोंकियोल्स के एंड पे दिख ही रहे हैं, बिल्कुल थिन वॉल के होते हैं, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है इसमें। और उसके साथ साथ हमने कहा कि भैया एल्वियोलाई के ऊपर क्या है? बहुत सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो यानी एल्वियोलाई की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये बहुत सारे कैपिलरी के नेटवर्क से सराउंडेड है, कवर्ड है, ठीक है। तो यानी कि जब ऐसे हम बोलते हैं कि यार इसके बारे में स्टडी करना है तो हम कैपिलरी को ऐसे शो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैपिलरी ऐसे प्रेजेंट होती है इसके सरफेस के ऊपर। तो हमने एल्वियोलाई की बात कर ली, एयर सैक्स है, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि भैया एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट है ये, ठीक है। और साथ में हमने ये बात कर ली कि यही है मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन, मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन यही है। तो अब देखो ये जो एल्वियोलाई है, यहाँ तक जब हमने कहा कि O2 आ चुकी है, यहाँ से अब क्या होगा कि ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी क्या होती है? कैपिलरी सर ब्लड को कैरी करती है, कौन से ब्लड को?
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों को, ठीक है। जब वो आर्टरी के एंड से आ रही है तो वो ला रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और इस आर्टरी का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज CO2 रिच ब्लड हमारी इस एल्वियोलाई तक पहुंचाने का काम करेगी। तो यानी CO2 जो है वो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, और O2 जो कि एल्वियोलाई के अंदर थी वो इधर कैपिलरी के अंदर आएगी, और हमने कहा कि पल्मोनरी वेन के थ्रू ये हार्ट तक पहुंच जाएगी, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये हार्ट तक पहुंच जाएगी। अब हमने कहा कि यार मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, एक्चुअल में जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के अंदर आपको इतने पॉइंट्स एक्चुअल में याद रखने हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए अभी, ठीक है। और बाकी आपको अगर थोड़ा सा डिटेल स्टडी करनी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट देखिए, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें 7 to 8 वीडियोज़ हैं, वो सारी कवर कीजिए, अच्छे से नॉलेज लीजिए, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि यार मैकेनिज्म क्या है इस ब्रीदिंग का, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करेंगे कि काम कैसे करती है, तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दो टाइप के प्रोसेस है इसमें। इनहेल करना यानी एयर को अंदर लेना, एक्सहेल करना यानी बाहर निकालना एयर को। अब हमने कहा कि भैया ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरेसिक कैविटी जो है यानी चेस्ट कैविटी जो है हमारी, तो देखो एक आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं, ये हमने कहा कि यार हमारे लंग्स हैं, ठीक है, और इन लंग्स की हमने बात की यहाँ पे। सर ये क्या बना दिया, इस साइड वाला इतना छोटा क्यों बना दिया, इधर से ऐसे पिचका हुआ क्यों बना दिया, तो इसकी भी बात बताएंगे आपको कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है, क्या रीज़न है इसके पीछे। अब देखो कि यहाँ तक ट्रैकिया था, ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर एक कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है इनकम्प्लीट, उनकी भी बात कर ली हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये ब्रोंकस में डिवाइड हो गया था, ये ब्रोंकस में ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया था, जब ये लंग्स के अंदर घुसेगा तो ये और भी डिवाइड होगा, और किसके अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर। अब ब्रोंकियोल्स के एंड पे हमने बात की थी एयर सैक्स हैं कुछ, ठीक है, और इन एयर सैक्स को हमने क्या कहा था, एल्वियोलाई, ठीक है जी। अब देखो कि यार इनहेलेशन जो है उसके अंदर अब ये पूरा काम कहाँ हो रहा है हमारा, चेस्ट कैविटी के अंदर, ठीक है, चेस्ट के अंदर हो रहा है। चेस्ट के अंदर एक कैविटी है, उसके अंदर ये सारा चल रहा है, ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स प्लेस्ड है यहाँ पे, तो हमने कहा चेस्ट कैविटी, और हम इसको थोरेसिक कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, थोरेसिक कैविटी। देखो अब तुम लोग प्लीज़ एक बार ना एक सेकंड के लिए ऐसे सोच के देखो कि जैसे अपन अभी सांस ले रहे हैं, अभी सांस लो जरा, तुम एक बार इनहेल करो एयर को अंदर, इनहेल तुमने जैसे ही की है एयर को, तो यानी तुम्हारी थोरेसिक कैविटी है वो बाहर की तरफ निकलने लगी है, यानी थोरेसिक कैविटी बाहर निकलने लगी। और अब जैसे मैं दूसरा मार्क का यूज़ करके आपको बताता हूँ थोड़ा सा आइडिया, कि ऐसे हमारे कुछ ये रिब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो यानी 12 पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमने कहा कि ये जो रिब्स हैं, ये जो रिब्स हैं ये भी भैया बाहर की तरफ उठ जाएंगे, ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, सॉरी बाहर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ ये लिफ्ट होंगे, रिब्स भी ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे, थोरेसिक कैविटी भी बाहर की तरफ एक्सपेंड होगी, ठीक है। और एक देखो इनके जस्ट नीचे हमने कहा ये होता है हमारा डायफ्राम, ठीक है। तो ये डायफ्राम जो है, हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से देखते हैं कि ये डायफ्राम जो है इसका क्या सिस्टम रहता है इनहेल में और एक्सहेल में, ठीक है। तो इनहेल जब हम ऑक्सीजन अंदर लिए तो गई ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये डायफ्राम जो था वो डाउनवर्ड मूव कर गया, डायफ्राम क्या हुआ, डाउनवर्ड मूव कर गया, ठीक है जी, यहाँ से ये देखिए डाउनवर्ड मूव कर गया ये। अब एक्सहेलिंग जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं उस टाइम ये डायफ्राम क्या मूवमेंट शो कर रहा है, ये कुछ ऐसी मूवमेंट शो कर रहा है और बोल रहा है कि ये अपवर्ड मूवमेंट शो की है इसने, डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ चुके हैं, ठीक है। तो यानी ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इनहेल और एक्सहेल एयर करने में, ठीक है। तो हम जब डायफ्राम की बात कर रहे हैं तो डायफ्राम को हम एक ऐसा फ्लैप बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जो यानी कि लंग्स के नीचे प्लेस होगा, ठीक है। तो यानी एक तरह से लंग्स के लिए बेस हो गया डायफ्राम, ठीक है, यानी कि जो लंग्स है हमारे वो डायफ्राम के ऊपर प्लेस्ड है। अब यूँ देखो कि यार ये डायफ्राम जो है ये
जब इनहेल कर रहे हैं तो इसकी शेप कैसी हो रही है, और एक्सहेल कर रहे हैं तो इसकी शेप कैसी हो रही है, जैसा कि अभी हमने उस स्लाइड में देखा। अब ये एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है ये, बीनीथ द लंग्स ये प्रेजेंट होता है, और हमने इसकी बात कर ली कि इनहेल और एक्सहेल में ये कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। तो यानी इस पिक्चर के अंदर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हमने नेक्स्ट पिक्चर ली थी। तो अब हमने कहा कि यार डायफ्राम, देखो यहाँ से पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड होगी और रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगे। डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो यानी कि मूवमेंट शो करेगा। और वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एयर एंटर कर जाएगी लंग्स के अंदर, यानी कि इनहेलेशन के दौरान एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं उसको हम, ठीक है, वो थोड़ा सा लेवल का है। तो हमने कहा कि लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसको हमने पल्मोनरी प्रेशर बोला, वो जो है कम होता है, इसीलिए तो जो बाहर वाला प्रेशर है वो ज़्यादा होने की वजह से एयर अंदर की तरफ एंटर कर जाती है, ठीक है जी। इसी की वजह से हमने कहा लंग्स इंक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम इनकी, और एयर जो है एंटर कर जाएगी। एक्सेलेशन प्रोसेस में उल्टा होता है, थोरेसिक कैविटी जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिब्स भी डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहे हैं, और डायफ्राम भी क्या हो रहा है, डोम शेप्ड हो रहा है, वापस क्या हो रहा है, डोम शेप्ड, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ये लिफ्ट अप हो रहा है। और वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और एयर जो है वो बाहर लंग्स से एग्जिट कर जाएगी। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि एक्चुअल में ये क्या कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है। और साथ में अगर जब हम इसकी रेस्पिरेशन, कुछ मसल्स की बात करते हैं ना, रेस्पिरेटरी मसल्स की, तो हम ये भी बोलते हैं कि जो एक तो ये डायफ्राम हो गया, एक इंस्पायरेटरी मसल्स होती हैं, वो थोरेसिक कैविटी को बाहर की तरफ एक्सपेंड करती हैं और इनहेलेशन को अंजाम देती हैं, और एक्सपायरेटरी मसल्स होती हैं वो थोरेसिक कैविटी को कंप्रेस करती हैं। और एक होती है इंटरकोस्टल मसल्स, ये कुछ ऐसे सेट ऑफ मसल्स हैं जो कि रिब्स के साथ अटैच होती है और चेस्ट कैविटी के अंदर होती है, और कंट्रोल करती है रिब केज की मूवमेंट को, ठीक है, रिब केज की मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये डायफ्राम के साथ काम करती है क्या करने के लिए, हाई या फिर लो प्रेशर बनाने के लिए चेस्ट के अंदर, ठीक है, चेस्ट कैविटी के अंदर, ताकि हम एक्चुअल में ब्रीथिंग प्रोसेस को एड कर सकें, ठीक है। तो यानी कि ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है वो ऐसे ऐसे मैकेनिज्म से पूरा होता है। और अब आप देख रहे होंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यू, ये कैसे होता है सर? तो देखो यार, हमने बात की है कि ये जो हमारी एल्वियोलाई है, अब एयर अंदर एंटर की, यहाँ से कैपिलरी के अंदर अभी हमने बात की थी, अब वहाँ से वो टिश्यूज़ तक भी तो जानी है, ठीक है जी, टिश्यूज़ तक चली गई, अब टिश्यूज़ से वो वापस भी आनी है, तो वापस आएगी, तो फिर वापस से इसके अंदर घुसी और यहाँ से CO2 वापस बाहर की तरफ रिलीज़ हो गई। तो हमने ये कहा कि एक्चुअल में ये ऐसा कुछ प्रोसेस होता है जिसके अंदर O2 जो है ब्लड कैपिलरी के अंदर घुसती है और वहाँ से हार्ट में गई, हार्ट से फिर आउटा ने बाहर निकाली, आर्टरी ने, और टिश्यूज़ तक ले गए, टिश्यूज़ में वहाँ पे एक्सचेंज हुआ गैसेस का, और सेल्स ने यूटिलाइज़ किया और CO2 को एज ए प्रोडक्ट बाहर निकाला, और वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला CO2 को, और CO2 वापस ट्रांसपोर्ट हो गई एल्वियोलाई तक और एल्वियोलाई से बाहर की तरफ। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि हम इसमें यूँ देख रहे हैं अब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है एल्वियोलस ब्लड और टिश्यू के अंदर कैसे होता है, ठीक है, इनके बीच में कैसे होता है। तो रिच एयर O2 वाली रिच एयर जो है एल्वियोलाई के अंदर अभी है प्रेजेंट, अभी हमने फ्रेश एयर अंदर ली है, अब ब्लड में गई है वो, ठीक है, कैपिलरीज वेसल्स वगैरह सब है वहाँ पे, ठीक है जी। अब देखो कि O2 जब बाइंड कर गई ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ये बाइंड कर गई, हमने कल ही एक वीडियो की थी उसमें हमने इसकी O2 की बात की है बाइंडिंग की, CO2 की भी बात की है बाइंडिंग की, तो आप लोग आई बटन में आपको मिल जाएगी। वैसे तो वो 11th क्लास के लिए है, बट आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और हमने कहा कि यहाँ पे O2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई है RBC के अंदर। RBC हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, उसको हम बोलते हैं आयरन पिगमेंट है, ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ये हीमोग्लोबिन बोला जाता है इसको, HB से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हमने कहा कि O2 इसके साथ बाइंड होगी और टिश्यूज़ तक चली जाएगी और वहाँ पे जाके उसका डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी O2 जो है वो रिलीज हो जाएगी और सेल उसको यूज़ कर लेंगे।
ऐसा ही हमने CO2 के लिए कहा कि यार CO2 यहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर CO2 अभी है, ठीक है, क्योंकि सेल्स तो लगातार निकाल रहे हैं। अब ये क्या होगा कि एक्चुअल में जब हम बात कर रहे हैं तो CO2 जो है ब्लड के अंदर वापस से रिलीज की जाएगी, ठीक है। अब उसको एक वैन कैरी करेगी और जो ब्लड के अंदर CO2 है वो डिजोल्व फॉर्म में एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ती है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है और उस अनस्टेबल प्रोडक्ट के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब हमने कहा कि यार ब्लड वेसल में गई, ब्लड वेसल से फिर वो एल्वियोलर सैक यानी एल्वियोलाई के अंदर रिलीज हुई और बाहर निकाल दी गई नोस्ट्रिल के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने पूरी बात कर ली है। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप आई बटन में देख सकते हैं और आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसमें आप अच्छे से एक्सचेंज ऑफ गैसेस की पूरा लेक्चर अच्छे से देख सकते हैं। अब हमने कहा कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो हैं, देखो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वाटर में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि वो बाहर एटमॉस्फेयर से नहीं ले रहे हैं, वाटर के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसी का यूज़ करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब हमने कहा कि रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर क्या है, तो प्लांट्स के अंदर सिंपल है, हमारे एनिमल्स में जो होता है, ठीक है, उससे तो कई ज़्यादा सिंपल है। और गैसियस एक्सचेंज जो है वो भी यहाँ पे 3 टाइप से होता है, ठीक है। तो यानी गैसियस एक्सचेंज फर्स्ट टाइप की जब हम बात करेंगे तो स्टोमेटा, यानी लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात की है, तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो को देखें। और स्टोमेटा की हमने उसमें बात की थी, स्टोमेटा जो है वो O2 और CO2 के एक्सचेंज में काम करता है। और दूसरा हमने कहा यहाँ पे लेंटिसेल्स, स्टेम्स के अंदर जो लेंटिसेल्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज करवाने में उसका। और जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स, यानी रूट्स के जनरल सरफेस से कैसे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ये वाला, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स के अंदर वो उसका गैसियस एक्सचेंज 3 टाइप से होता है, ये हमने बात कर ली है। तो जो रेस्पिरेशन टॉपिक था हमारा ये हमने कवर किया है इस वीडियो में। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट, उसमें हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो आप वहाँ पे अच्छे से उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और हम नेक्स्ट वीडियो में इन्वॉल्व करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का, ठीक है, यानी कि ब्लड वगैरह की सारी बातें करेंगे उसमें। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग RS से जयपुर।